बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपके घर पे लाइट आ रही होगी। आपने बारिश के बाद लाइट ना आने वाली जो तकलीफ़ है उससे आप जो कहने मुबर्रा हों, अल्लाह करे ऐसा मैं दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जहाँ बारिश हुई है वहाँ बारिश के बाद जो बिजली की सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। दो कि अब मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब जब बारिशें होंगी तो उसके लिए आपने तैयारी भी मुकम्मल रखनी है अपने तौर पर। चूँकि हमारी वज़ीर आला पंजाब की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफ़िकली, क्योंकि हमारी वज़ीर आला ने तो कहा है कि जी बारिशों से निपटने के लिए हमने इंतज़ामात किए हुए हैं, लेकिन जब बारिशें आती हैं तो फिर पानी भी बहुत आता है और उस पानी से बचना आपने ख़ुद भी है। बाकी अब आप देख सकते हैं, मैं यही आपको सुबह सुबह नसीहतें कर सकती हूँ जो मैं ख़ुद शायद कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। जनाब, अगर आपको ख़बर नहीं मिली, आपने सुबह आँख खोली है, अभी तक आपने अखबार नहीं देखी और आप अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं, तो आपको एक और बुरी खबर मैं सुबह सुबह दे देती हूँ। बिजली मज़ीद महंगी होने के इम्कानात हैं और ये इम्प्लीमेंट कब होगा ये मैं आपको तभी बता दूंगी। IMF की एक और शर्त है जी, और उसके मुताबिक बिजली महंगी होगी। 5 रुपये 72 पैसे जो बुनियादी टैरिफ है उसमें बिजली बढ़ने के इम्कानात हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कि सुबह सुबह कोई अच्छी खबर आपको नहीं दे पाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ, लेकिन जब भी अखबार मेरे सामने आते हैं मजाल है कोई एक ऐसी खबर हो जो मैं आपको दूँ और आप कहें कि अच्छा वाह वाह क्या ख़बर है जी, सुबह सुबह अच्छी मिल गई है। सियासत के अंदर भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आती हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए। मुस्लिम लीग नून चूँकि इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है और जो तनकीद तो उन पर हो रही है, लेकिन साथ साथ PTI के लिए मुश्किलात बहुत बड़ी है। मखसूस नशस्तों का मामला है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है, इस केस का क्या फ़ैसला होगा, इसके क्या नताइज होंगे, और साथ साथ जो PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिसके हवाले से हमने कल भी बात की थी वो भी बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं। जो मौजूदा रहनुमा है PTI के, उन पर जो पुराने खिलाड़ी हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से तनकीदी नश्तर भी बरसाए जा रहे हैं। इन इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं? इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात जो अवाम दोस्त के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सारी सूरत हाल पे तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मेरे टीचर इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग अरमला, अल्लाह का शुक्र, आप भी खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जब जब हम सुबह उठते हैं कोई ऐसी अच्छी ऑप्टिमिस्टिक होने की हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी खबरें हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, चाहे वो सियासत की हों, इकॉनमी की। की हुकूमत कह रही है कि माशी इशारिये बेहतर है, बट अवाम के लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं। देखें, असल चीज़ ये है कि हमने अपनी जो है ना ये ख़ुद भी थोड़ा सा तयन करना होता है कि हम किस तरह की खबर सुबह सुबह सुनना चाहते हैं। अब आज जब मैं फजर के वक्त उठा नमाज के लिए, तो जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि बाहर शदीद बारिश हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो वो अच्छी खबर थी कि उससे मौसम ज़रा बेहतर हो गया था, लेकिन उसके साथ ही एक बुरी खबर ये जुड़ी थी जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत सारे फीडर जो हैं वापडा के, वो हमेशा की तरह बारिश होते ही अपना साथ छोड़ गए और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद आज दूसरी खबर ये कि जब इस प्रोग्राम के लिए मैं बैठा तो आपने राब्ता किया, तो मेरे लिए अच्छी खबर थी कि मेरी होनहार शागिर्द जो है वही आज मेरा इंटरव्यू करेगी। तो ये तो आपका सोचने का अंदाज़ होता है, लेकिन क्या करें कि मजमूई तौर पे हम इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पे हालात कोई अच्छे नहीं हैं। और जब हमने जर्नलिज़म पढ़ना शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमें ये सिखाया और पढ़ाया गया कि ख़बर जो है वो क्या है। तो किसी ने कहा कि जी खबर ये है कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो वो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर है। तो लिहाजा ये भी है कि खबर जो है लोग सुनना भी इस तरह की चाहते हैं जो अनहोनी हो, जो किसी आम रूटीन की बात ना हो। तो इसलिए हमारी तो हम लोगों की मजबूरी भी ये है कि हम जब अनहोनियाँ लोगों के सामने लाएंगे तो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बुरी होंगी। अभी आपने अनहोनी की बात की सर, मुझे लगता है अब इतनी ज़िंदगी में अनहोनियाँ हो गई हैं कि अब हर
चीज़ ही नॉर्मल लगने लग गई है, इम्यून हो गई है पाकिस्तानी कौम। चाहे हम बिजली की बात करें, दो के असर कहीं ना कहीं हम सब पे पड़ता है। इमरान याकूब साहब, जिस तरह से अभी हम ओवरऑल मुल्की सियासत की बात करें, तहरीक इंसाफ को लेकर अगर हम बात करें, अंदरूनी इख्तलाफात तो हमारे सामने आ रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ जो एक धड़ाबंदी का सूरत हाल या इसका एक जो पेश खैमा हमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं आप कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये तहरीक इंसाफ की आइंदा आने वाली सियासत है, इस पे क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? अरमला, इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले ना हमें थोड़ा सा एक जायज़ा लेना पड़ेगा कि ये तहरीक इंसाफ है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है। जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है वो किसी लीडर को नहीं जानता, किसी लीडर को नहीं मानता, वो सिर्फ इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। अब उनका जैसे जैसे उनका लीडर जेल में वक्त ज़्यादा गुजार रहा है, वैसे वैसे उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसके कारकुन की, उसमें इजाफा होता चले जा रहा है। यही वजह है कि आप ये देखें कि वो लीडर, वो उनके, आप उसको फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के रहनुमा, जिनके कहने पे लाखों लोग जमा हो जाते थे, जिनके कहने पे लोग अपनी आंखें, अपनी पलकें बिछा देते थे, आज उनके कारकुन उनको ही जो है ना मारने पीटने पे आ गए हैं। उनको पकड़ के वो कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान का कारकुन ये चाहता है कि उसका लीडर बाहर आए। वो तो ये चाहता है कि उसका लीडर सिर्फ बाहर ही ना आए, बल्कि गलियां और जनसुंजियां में मिर्जा यार फिरे और उन्होंने कुछ किया नहीं किया वो इससे मुबर्रा है। वो पीटीआई का कारकुन तो सिर्फ चाहता है कि वो वज़ीर आज़म के मनसब पे इमरान खान को बैठा देखे। अब जब इस तरह की जज्बाती वाबस्तगी होती है, शख्सियत परस्ती होती है, तो वहाँ पे जमहूरियत या जमहूरी असूलों की कोई बात नहीं रहती। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शख्सियत परस्ती है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, वहाँ भुट्टो ख़ानदान, वहाँ शरीफ ख़ानदान, लेकिन इस जमात में ये मामला जो है उन दोनों से भी ज़्यादा है। लिहाजा ये बात तो एक बुनियादी वजह ये है। दूसरी बात ये कि अब उसमें जब आपका लीडर अंदर होगा तो मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त आपको सामने मैदान में नज़र आ रहे हैं वो कौन है? सबसे पहले हम हामिद खान और उनके ग्रुप की बात कर लेते हैं। उसमें आप ये देखें कि कारकुन ये समझता है कि जनाब ये जो लोग हैं ये शायद उस तरह से इमरान खान का केस नहीं लड़ सके, उनकी लीगल टीम जो है उस तरह से शायद मामला को लेके नहीं चल सकी कि जिससे खान बाहर आ जाए, खान के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत कैसे मिलती है? इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत इस तरह से मिलती है जब फवाद चौधरी और उन जैसे दूसरे रहनुमा जो कि पहले बावजूद पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर चुके थे और अब दोबारा पीटीआई में एंट्री चाहते हैं, जब वो उन पर नश्तर चलाते हैं कि जनाब खान अगर अब तक बाहर नहीं आया तो उसकी वजह कानून किससे ज़्यादा वो लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार तो नहीं आप कह सकते, इक़्तिदार तो उनके पास सिर्फ केपी में है, लेकिन जो इस वक्त पार्टी में मज़े लूट ले हैं। उनका ये कहना है कि वो ग्रुप जो है वो जद्दोजहद नहीं कर रहा, वो घुसपैठिए हैं, उन्होंने पहले कोई जद्दोजहद नहीं की और वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दूसरी तरफ हामिद खान ग्रुप जो है वो हों या बैरिस्टर गोहर हों या उस तरह के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि जनाब हम अगर घुसपैठिए हैं तो आप तो भाग जाने वाले हैं, आप तो भगोड़े हैं, आप तो उस वक्त साथ छोड़ के चले गए थे जब मुश्किल पड़ी थी। तो जब आपने साथ ही छोड़ दिया तो आज आप किस मुंह से ये दावा करते हैं कि हम इमरान खान के सियासी वारिस हैं? तो असल में मामला सियासी विरासत का है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह के हालात हैं, और मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी मुझे मज़ीद कुछ अर्सा तक इमरान खान जेल से रहा होते नज़र नहीं आते। तो अगर ये मामला इसी तरह से रहे
और 6 महीने तक मजीद इमरान खान की जमानत ना हुई और जेल से बाहर ना आए, तो ये इख्तलाफात मजीद बढ़ेंगे, ये ग्रुपिंग मजीद वाज़ेह होगी और लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, यानी आपके मुताबिक अभी नियर फ्यूचर में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि पीटीआई की हद तक मैं बात कर रही हूँ, वो आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने शख्सियत परस्ती के हवाले से बात की। अनफॉर्चुनेटली इमरान याकूब साहब, हमारे यहाँ हम जब किसी पार्टी से या उसके ओवरऑल एक पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं तो हम घूम फिर के फिर शख्सियात को कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, हम इदारों की भी बात करें, चाहे वो अदलिया हो, हमारी अफवाज हो, हम एक शख्सियत के ऊपर आते हैं और फिर पर्सनल अटैक्स करते हैं, फिर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर उनको क्रिटिसाइज़ करके कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, जिससे ओवरऑल एक जो परसेप्शन है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है और बहुत डेंजरस भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। अरवना देखें, जिस तरह के आप ये देखें कि पूरी दुनिया में अगर जब से अगर ये इर्तिकाई अमल शुरू हुआ है तो उसमें देखें कि जिस बंदे को लोग अपना दुश्मन समझते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्या इस्टेब्लिश किया जाता है? सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये हमारा दुश्मन है। उसके बाद उसको विलन के रूप में इस्टेब्लिश किया जाता है कि मैं हीरो और मेरा जो मुखालिफ है वो विलन है। हम आज तक अनफॉर्चुनेटली हमारी बदनसीबी ही ये है कि हम बसीयत कौम उस फिनोमिने से ही बाहर नहीं निकले। हम आज तक वही 16वीं सदी और 15वीं सदी वाले जो मामलात हैं उनमें फंसे हुए हैं। देखें, पूरी दुनिया में जमहूरियत जहाँ पे है, इवन आप अमेरिका में देखें वहाँ बहुत ख़राबियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रंप और जो बाइडन आज भी मुबासे कर रहे हैं, मुबाहले कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की धज्जियाँ भी उतार रहे हैं, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे तो हो रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तो असम्बली में इकट्ठे होना ये अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ पे ये हमारे यहाँ सियासतदानों ने जो है खुसूसी तौर पे और मुआशरे में आम पाकिस्तानियों ने अमूमी तौर पे ये रविश इख्तियार की है कि आप एक काम करें तो आपने जिस बंदे से आपकी मुखालफत है उसको विलन डिक्लेयर कर दें। अब अदलिया में आप देखें, अदलिया में अगर आप माजी करीब से देखें तो आप देखें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं उनके खिलाफ एक ग्रुप की तरफ से वो ग्रुप कभी मुस्लिम लीग नून का हो जाता है, कभी वो पीटीआई का ग्रुप होता है, कभी पीपल्स पार्टी और कभी कुछ और लोग, और वो जो हैं उसको कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदलिया से उसको कंट्रोवर्शियल करेंगे तो कल को फिर झूठे सच्चे फैसले जो भी हों उन पे रिलीफ भी लेंगे ना। ये अगर आज ये कह दें कि ये तो इंसाफ का मंबा है, ये तो इंसाफ के देवता हैं, तो फिर कल उनके किए हुए फैसलों को गलत साबित कैसे करेंगे? आज अगर किसी को सजा दिलवानी है तो कल उसको डील के बाद रिहा भी तो करवाना है। तो अलमिया तो ये है कि जब मेरिट ना हो, जिस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ ना हो, वहाँ इस तरह की खबासतें होती रहती हैं। आपके मुताबिक जहाँ पर डायलॉग नहीं होगा, सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे और फिर हम इदारों या शख्सियात को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो तब तक तो ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाते। आपने रिहाई के हवाले से बात की है, अंदरूने मुल्क तो हम मुकदमात के हवाले से देख ही रहे हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी उनके जो ग्रुप की, वर्किंग ग्रुप की, उसमें भी उन्होंने इमरान खान से रिलेटेड कहा है कि एक पॉजिटिव जो तब्दीली आनी चाहिए सारे मामले के अंदर। दो के जिस पे मुस्लिम लीग नून हो या हुकूमत हो वो भी एतराज़ात कर रही है। क्या समझते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स आई है सामने, इससे हालात किस तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें नज़र आएगी कहीं ना कहीं? अरवला देखिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट तो एक बहुत मामूली चीज़ है ना जी। आप क्या समझती हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे फ़लस्तीन में जो मुजालिम हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितनी दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हो चुकी हैं। बिल्कुल। कश्मीर में जो मुजालिम होते हैं कितनी दफ़ा वहाँ पे करारदादें पास हो चुकी हैं। और फ़लस्तीन में इस वक्त जो हो रहा है, गज़ा में जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या वही करारदादें पास करने वाले
ममालिक जो हैं उनके कान पे जूं भी रेंगती है। वहाँ मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, माओ से अपने लखते जिगर छीने जा रहे हैं, बहनों से उनके भाई छीने जा रहे हैं, बेटियों की इसमें दरी हो रही है। कोई किसी तरह के मुजालिम पे आप मुझे ये बताएं कि वेस्ट जो कि इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है उसका क्या रवैया है। तो जब इस तरह की चीज़ों पे आप देखें कि जो वो सोसाइटी, वो मुआशरे जिनको मुअज़्ज़म माशरा करार देते हैं, अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उस वर्किंग ग्रुप की किसी जो है तजवीज़, उसका क्या खैर मकदम होगा और उस पर क्या अमल होगा। ठीक हो गया। अच्छा इमरान याकूब साहब, इन द एंड इस सारे सिनेरियो के अंदर एक अदद अवाम भी है जिसमें आप और मैं और बहुत सारे लोग शामिल हैं। उस अवाम का भी तो किसी ने कुछ सोचना है, क्योंकि अभी तो ये इख्तलाफात आपस में ही है, सियासत हो, शख्सियात हो, इदारे हों, उन पे बात हो रही है। इस अवाम की बात करने वाला कोई है? देखिए, अवाम की बात, वो एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो हमारे अवाम जो हैं उस वक्त इसलिए इस तरह के शिकार हैं कि हमारे अवाम ने खुद अपनी हालत बदलने का फ़ैसला नहीं किया। हमने उन लोगों को हमेशा मुंतखब किया है, उन लीडरों को अपने सरों के ताज बनाया है, जिन्होंने सिवाय अपने मफादात के, सिवाय अपने तहफ़्फ़ुज़ात के, सिवाय अपनी तरक्की के, अवाम की तरक्की के लिए, अवाम के मफाद के लिए उस तरह से कभी काम नहीं किया, उस तरह से कभी सोच नहीं रखी। तो ये आप इस बात को समझें। अगरचे हो सकता है कि मेरी इस बात से आप इख्तलाफ करें या सोशल मीडिया पे अभी ट्रोल करना भी लोग शुरू कर दें, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम जब अगर कोई सही बात करते हैं तो लोग उसको समझने की बजाय उस पर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि माजी करीब में आप छोड़ दें 30-40 पिछले 50 साल में पाकिस्तान में अवाम के हकीकी मसाइल हल करने के लिए क्या किया गया। अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि पानी जो है उसके लिए इकदाम कर लिए गए हैं बारिश के। तो मुझे आप ये बताएं कि ये 50 साल में हम इकदाम ही क्यों कर रहे हैं? सिस्टम ही नहीं है ना। 75 साल में हमको ठोस, ये अल्लाह आपका भला करे, 75 साल में हमको ठोस सिस्टम क्यों नहीं बना सके? कोई ऐसा एक मॉडल शहर ही बना लें, कोई ऐसा एक जिसमें हम कह सकें कि जो मर्जी हो जाए, अल्लाह की रहमत से हमने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि बारिश होगी तो पानी नहीं रुकेगा। हमारा सीवरेज सिस्टम इतना फाल है। यहाँ पे अलमिया ये है कि जो सीवरेज सिस्टम पहले बना हुआ था, जो गंदे नाले थे, जो चीज़ें थी, उनके दोनों तरफ में 8-8 फुट के 10-10 फुट के रास्ते छोड़े गए थे ताकि सफाइयाँ हो सकें। आप मेरे साथ आएँ, अभी लाहौर शहर में मैं आपको किलोमीटर के हिसाब से मीलों लंबे वो नाले बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जिनके ऊपर, जिनके किनारे तक लोगों ने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। तो वो किसने बिल्डिंगें बनाई? वो उस वक्त उस तामीराती अमले ने बनवाई, जिन्होंने लोगों से पैसे लेके, रिश्वत लेके उनको रोका ही नहीं। ठीक हो गया, थैंक। तो मामला तो सिर्फ ये है। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें सर, आप कंप्लीट कर लें। तो अरबला मामला सिर्फ ये है कि ये चीज़ें उस वक्त बेहतर होंगी, अवाम को सुख का सांस उस वक्त आएगा, मुझे, आपको या मेरे, ये आपके इस कैमरा मैन को उस वक्त जमहूरियत पे यकीन होगा जब इसे ये एहसास हो कि वाकई ही इस मुल्क में लोगों ने अपने लिए सोचना छोड़ दिया, सियासतदानों ने, अवाम ने, और हमने इस मुल्क के लिए और बसियत कौम, इस कौम के लिए सोचना शुरू कर दिया। फिर मसला हल होगा। जब तक हम इनफरादी सोच रखेंगे
उस वक्त तक उसमें से इज्तिमाई नताइज निकल नहीं सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक हमें इनफरादी सोच से निकल कर एक इज्तिमाई सोच की तरफ आना होगा। अपने लिए नहीं सोचना बल्कि इस मुल्क के लिए सोचना है, इसके आवाम के लिए सोचना है, तभी हालात व वाक़यात बेहतर होंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आवाम के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। जहाँ पे इन सियासतदानों की हम बात कर रहे होते हैं, मुल्की सियासत की बात कर रहे होते हैं, वहीं आवाम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रही है बहुत सारी सूरतों के अंदर। और स्पेसिफ़िकली हम बजट के हवाले से बात की हमने कि बजट आया, पेश किया गया, उस पर एतराज़ात हुए, लेकिन ये कहा जा रहा था जी कि IMF की शराइत को पूरा करना है, हमें सख्त और कठिन किस्म के फ़ैसले लेने हैं जिसकी वजह से आवाम पर उसका इम्पैक्ट आएगा। बजट इम्प्लीमेंट हो गया, अब उसके साथ साथ मज़ीद जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इसमें सुबह मैंने आगाज़ में प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि जी बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। शाय-खुर्रनोश की बात की जाए, उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। यानी महंगाई का एक तूफ़ान है जो अभी भी आपका मुंतज़िर है, और अभी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा चीज़ें महंगी हो रही हैं। ज़ाहिर है आवाम, अब जो हुकूमत है वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि जी IMF की शराइत हैं और IMF की शराइत पूरी करके हमने जो उनसे एक बेल आउट पैकेज लेना है, उसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। इस सारी सूरत हाल पे तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद है तैमूर राज साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस सारी सूरत हाल में दो कि हम ऑप्टिमिस्टिक, मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ करती हूँ और मुझे लगता भी है कि हमें कहीं ना कहीं एज ए नेशन होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, सुबह अखबार खोलते हैं, TV देखते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, महंगाई का एक तूफ़ान है। बिल्कुल है, और अभी जैसे आपने कहा कि हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि IMF को उन्होंने खुश रखना है और IMF की शराइत को हमने मानना है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पिसता जा रहा है। अभी उन्होंने जो मिनिमम वेज रखी है वो 37,000 पे रखी हुई है। बट अगर आप इसको देखें कि जो इसका इतलाक़ है, जो प्राइवेट इदारे हैं, सरकारी इदारों में तो शायद होता हो, बट प्राइवेट जो इदारे हैं वहाँ पे इसका इतलाक़ नहीं होता। वहाँ पे अभी भी जो एक आम आदमी, उसकी तनख्वाह ड्राइवर की 25 से 30,000 रुपये, और 200 यूनिट से ऊपर अगर उसका बिजली का बिल आ जाता है वो 10 से 15,000 तक चला जाता है। इन्फ्लेशन रेट हमारा अभी 11-12%। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, आप 10-15 हज़ार बिल बहुत कम बता रहे हैं। मैंने कल अपनी डोमेस्टिक हेल्प का बिल देखा, इट वाज लाइक 45,000। दैट्स एक्सट्रीमली हाई। अब आप देख लें कि उसकी इवन इफ शी इज गेटिंग 37,000 और 40,000 उसको तो है वो, which she is not, obviously she is not, but she is still getting in the bill and she has to pay it। और मेरे भी ड्राइवर कैसे था, इसलिए मुझे थोड़ी सी एग्जांपल उसकी मिली है। बट आप ये देखें कि अभी इन्फ्लेशन 11% पे है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी 20% के ऊपर है, तो अभी इसमें भी काफ़ी तजाद है। जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी नीचे नहीं आएगी, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों के हालात जो है वो मुश्किल है। और अभी आज अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, गंदम, आटा और सूजी के ऊपर भी जो है विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है। उनकी मजबूरी है, बट आवाम तो पिसती जा रही है, आवाम के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा, आपने जब ख़ुद भी बात की कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हैं कि IMF को लेकर सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और आम आदमी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मास लेवल के ऊपर या मैक्रो लेवल के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं उससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, जो दालें ख़रीद रहा है या सब्ज़ी ख़रीद रहा है, तो एक आम आदमी पे इसका इम्पैक्ट आते आते भी तो बहुत टाइम लगता है। इसका टाइम बिल्कुल लगेगा, बट देखिए ये तो एक इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें जब तक ऊपर से बिज़नेस स्टार्ट होना शुरू नहीं होगा, नीचे लोग जो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पैसे नहीं कमाना शुरू करेंगे तो वो निचले तबके को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी जो इकोनॉमिक का पहिया है, वो इकोनॉमिक का पहिया बिल्कुल जाम हुआ है, ऊपर से जो है वो पैसा चल नहीं रहा। रियल स्टेट की फील्ड आप देख लें, डेवलपमेंट की साइड देख लें, टेक्सटाइल देख लें, ये वो मेजर 2-3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर देख लें, ये 2-3 सेक्टर्स वो हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली यही सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब तक ये इनका पहिया चलना शुरू नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा नीचे तक, तो फिर शायद थोड़े बहुत लोगों के महंगाई भी हो तो लोग उसमें सर्वाइवल कर रहेंगे। निचला अगर आप तबका देखें तो वो तो हमेशा ही महंगाई से पिसता जा रहा है, बट
जब एक आमदनी आ रही होती है, कारोबार चल रहा होता है, तो लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं। अभी इस वक्त लोग सर्वाइवल मोड से भी नीचे जा चुके हैं एंड दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो जिस पर रिलाय कर सके। ज़ाहिर है जॉब्स चीज़ें सब इतनी जो क्रंच की सूरत हाल में, जैसे अभी हुकूमत, हम टैक्सेशन के हवाले से मैं अगला सवाल भी करूँगी, हुकूमत कहती है जी हमने जो टैक्सेस लगाए हैं वो लग्जरी आइटम्स पे लगाए हैं। अब ये जो दूध का डब्बा हम खरीद रहे हैं या दीगर चीज़ें खरीद रहे हैं, एक बेसिक नेसेसिटी है, ये लग्जरी आइटम्स में तो नहीं आते हैं। ये जो एक अवाम को क्लियर पिक्चर ना देना भी, ये भी तो कितनी ज़्यादती वाली बात है। बिल्कुल शदीद ज़्यादती है। और आटा, गंदम, सूजी, they are not luxury items, they are like basic needs हैं ये इंसान की, बट उन्होंने ये करनी है बिकॉज उन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। अभी उन्होंने नई एक कैटेगरी बनाई है लेट फाइलर्स की। पहले तो नॉन फाइलर्स थे, अब लेट फाइलर्स हो गए, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो बड़ी एक अजीब सी एक आप समझें, आपने, मैंने और मेरे इर्द गिर्द बैठे लोगों ने देना है। ये एक तबका वो है जिसने टैक्स नहीं देना, जो इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है। आपको लगता है कि वो वाकई वो बेचारे इतने गए गुजरे हैं कि वो टैक्स नहीं दे सकते? देखिए, अब अगर आप बहुत ऊपर वाले तबके की बात कर रहे हैं तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कमाइयाँ इतनी अच्छी हैं या वो इतने अच्छे बिजनेस साइकिल्स में हैं कि उनको इतने छोटे छोटे टैक्सेस से फ़र्क पड़ता ही नहीं। और अगर पड़ता भी है तो उनके पास इतने, चूँकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, रिफॉर्म्स करने में खुद ही उनकी काफ़ी लोग अपने होते हैं, तो उनको टैक्स ब्रेक्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि उनको जो है वो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली जो उनकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उसके अंदर उनको नुकसानात तो होते ही हैं। एक इंडिविजुअल ग्रोथ तो आपकी हो रही होती है। पाकिस्तान में देखिए मसला ये है कि इंडिविजुअल ग्रोथ तो हमारी बहुत ज़्यादा है, बट हम एक एज ए नेशन ग्रो नहीं कर सके। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करने का हमारे पास रिवाज नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट को आप उठा के देख लें, हम एक सेट कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर जाना नहीं चाहते। तो जब तक हम एज ए नेशन भी इवॉल्व नहीं होंगे तो हमारे हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। आप वेस्ट देख लें, गल्फ देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, वो इन सब चीज़ों से आगे निकल के आ गए हैं। व्हेनेवर यू ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान यू रियलाइज के हमें लगता है कि हम पीछे हैं, बट अब वहाँ जाके लगता है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। वी फील बैड अबाउट इट, यू नो। आप इवन ग्रोसरी स्टोर के ऊपर उनके वहाँ जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पत्थरों के ज़माने में, और ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको मतलब अपने हालात पे जो है वो तरस आना शुरू हो जाता है। बट एज अ मुसलमान हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। बट क्या करें, यही सर्वाइव करना है, यहीं पे लोगों ने सर्वाइव करना है। असल में जो पेन है वो उन लोगों की है जो गरीब तबका है, लेबर कम्युनिटी है, वो बेचारे उनका सर्वाइवल मुश्किल है। बट अगर आप देखें एक तरफ तो उन्होंने भी अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना वो मुश्किल बना लिया है। हर फैमिली के, उनके भी हर बंदे के पास स्मार्टफोन्स हैं, उनको नई मोटरसाइकिल्स चाहिए होती हैं, अब उनको भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मोटरसाइकिल और मोबाइल्स मिल जाते हैं, तो वो अपने आप को भी ओवरबर्डन कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं जाते हैं, या मोस्टली लोगों पे उनके जाते ही नहीं है। सरकारी स्कूल भी उनके लिए अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है जो उनको वहाँ पे पहुँचा सकें। प्राइवेट स्कूल्स में अगर गरीब आदमी का बच्चा जाता है अभी भी उसको 5-6 हज़ार रुपये की वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ती है। तो एक गरीब आदमी जो 35-40 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, वो तो 2-3 बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये तो उसने सिर्फ अपना किराया देना है। तो आई थिंक लोगों को एक, आप समझेंगे जिस तरह चाइना ने अपने आप को इवॉल्व किया, हमें भी अपने अखराजात। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। अब आपकी डाइट के हवाले से बात करेंगे। मैं वही सोचती हूँ कभी कभी एक लम्हे में मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, फिर मैं इकॉनमी की बात कर रही हूँ, फिर मैं डाइट की बात कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कोई और बात करूँगी। सो इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद भी मज़ा आता है इतनी डाइवर्स किस्म के टॉपिक्स को लेकर बात करना। गर्मियों में मोस्टली आपका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, आपको गर्मी की वजह से आप वैसे ही आवाज़ार हुए होते हैं, और उसमें फिर आपको ऐसे मिर्च मसालों वाले खाने वैसे ही आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप उसको खाएं। उसके साथ साथ फिर आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं वो बड़ी चेंज हो जाते हैं। इवन आपका मूड बहुत डिफरेंट होता है। वेदर, ज़ाहिर है मौसम का आपके मूड के ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। तो गर्मियों के अंदर किस तरह की डाइट आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या आपने अगर खाने में कोई भी ऐसा मीट खा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, सो क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका मूड जो है गर्मियों में अच्छा रहे। इसके लिए डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्दा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर वर्दा, गर्मी के अंदर इंसान जिंदगी से आवाज़ार होता है, सॉरी बट आई एम सेइंग दैट, आवाज़ारी बहुत ज़्यादा होती है। सो हमारा ना खाने पीने का दिल कर रहा होता है, ना कोई प्रॉपर डाइट होती है। सो गर्मियों के अंदर हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए?
अच्छा क्या होता है जैसे ही समर्स आते हैं ना, हम लोग अपनी कैलोरीज की फिक्र करना छोड़ देते हैं, फिटनेस की फिक्र करना छोड़ देते हैं कि समर स्टार्ट हो गए। मोस्टली लोग तो ऐसे भी मैं डेली रूटीन में पेशेंट्स देखती हूँ कि बिल्कुल लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। अब देखिए सीजन वट एवर इट इज, उसके साथ साथ आपने अपनी डाइटरी मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के साथ अपनी बॉडी चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी डाइट को जो है वो साथ साथ मॉडिफाई कर लेना है। अच्छा, अब सबसे अहम ये है कि बिल्कुल लिक्विड डाइट में आना परहेज करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी सिर्फ दूध सोडे पी लिए, सिर्फ शेक्स पी लिए, बहुत ज़्यादा शुगरी जूसेस और मशरूबात का इस्तेमाल कर लिया। उनमें क्या होता है कि हम लोगों की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहले बहुत अहम है कि गर्मी में ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्लाइमेट जिसकी वजह से एंजाइटी और हर टाइम लोग गुस्सा और ये वाली सारी चीजें आ रही हैं। पसीने में तो वैसे बंदे को गुस्सा आता है। एक एम्प्टी स्टमक हमने कैफीन पीने से अवॉइड करना है, चाय कॉफी। तो नाश्ता जो है उसमें आपको बेहतरीन समर्स का मैं नाश्ता बताती चलूं तो आप क्या कर सकते हैं कि ओट मील, ठीक है। ओट्स जो होते हैं अगर देखा जाए उसका थर्मिक इफेक्ट तो वो ठंडे होते हैं, तो उस वजह से एक तो हमारी गट हेल्थ गर्मियों में बड़ी अच्छी हो जाती है। तो इस हवाले से क्या करना है कि हम ओवरनाइट ओट्स, मिल्क और अंदर थोड़े से चिया सीड अगर ऐड कर देते हैं और अंदर आप सीजनल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा बोल सा बन जाता है। हाँ, अच्छा सा हेल्दी सा बोल बन जाएगा ना। आपको वो खा के वो आवाजारी वाली फील होगी, योर गट विल गेट गुड और उसके साथ साथ जो है वो आप पूरा दिन सेटिस्फाई रहेंगे, आपका फाइबर इनटेक पूरा हो जाएगा। उसके अलावा पराठे और ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फ्राइड हैं या फिर मतलब अक्सरियत लोग होते हैं पराठों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो थोड़ी हमने गर्मियों में पराठा काफी होते हैं। एक पराठा विद लेस ऑयल, मैंने लोगों को देखा है जब सुबह नाश्ता करने लगते हैं पराठा खाने लगते हैं, लाइक 2-3 पराठास आर वेरी नॉर्मल। यस एग्जैक्टली। और उसके साथ फ्राई खा रहे होते हैं या फिर ऐसे सालन जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल मौजूद है, वो नाश्ता खा के हमें पूरा दिन आवाज़ आई एम अ बिग पराठा अचार फैन। मुझे सुबह सुबह पराठा अचार अगर कोई बना के दे दे तो मेरे लिए एक लग्जरी है। बट यस, आपको बहुत कम ऑयल के साथ और ज्यादा उसके साथ ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, आपका फैट जो है वो पराठे से पूरा हो रहा है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट साथ अब आप एक फ्राई एग लें, आप उसके साथ स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, उसके साथ आप इस तरह की सब्जी या जो भी आपके घर सालन अचार ले लें। हाँ, अचार ले लें बिल्कुल। और सबसे जरूरी है समर्स में प्रोबायोटिक का इंटेक। जैसे हम अक्सर जो सुनते हैं लस्सियाँ, दही, वो वाला कॉन्सेप्ट सुनते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दही का इस्तेमाल जो है हमें डिहाइड्रेशन से बचाएगा, जो गर्मी की वजह से घबराहट है। अब जैसे कि मानसून का मौसम आ चुका हुआ है तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि स्वेटिंग तो ऑब्वियसली होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, चिपचिप हर टाइम फील हो रही है, तो उसमें प्रोबायोटिक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है दही का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल, इन चीजों का इस्तेमाल। अच्छा, अब ये एक बात बताएं, लस्सी की आपने बात की है, लस्सी पीकर नींद क्यों आती है? या ये हमारी साइकोलॉजिकल एक मसला है या वाकई? ये मैं हर न्यूट्रिशनिस्ट से सवाल करती हूँ। अच्छा देखिए, एक तो ये साइकोलॉजिकल जो है वो अफेक्ट होता है, लस्सी पी के नींद आती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कुछ लोग हैं जिनको नींद आती है, कुछ को बिल्कुल नींद नहीं आती। कहते नींद उड़ जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हैबिट। अच्छा ठीक है। आपके बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम रात को कैफीन या कॉफी लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हमें पीकर नींद आती है, बहुत अच्छी पीसफुल नींद आती है। हाँ, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बॉडी और हैबिट्स आपने किस तरह की डेवलप की है। वो एक स्लीप साइकिल भी होता है ना समटाइम्स। और देखें, आप संडे को हम लस्सी पिए, यू नो दैट बहुत करीब है, कोई काम नहीं है तो आप फौरन सो जाएंगे। वर्किंग डे में हो तो ऑब्वियसली लस्सी पी के पड़ता है, काम पे भी जाना पड़ता है, सो यू हैव टू। अच्छा, फ्रूट्स का इस्तेमाल, हमारे यहाँ सीजनल फ्रूट्स तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन समटाइम्स हम उसको कह लें अवॉइड भी कर देते हैं, हम मिस भी कर देते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं हमें फलाना फ्रूट नहीं पसंद, फलाना नहीं पसंद। सीजनल फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आप समर्स के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको लाजमी खाने चाहिए? अच्छा, समर्स ना आइडियली बड़ा खूबसूरत मौसम है, इतनी डाइवर्सिटी है फ्रूट्स में, और ख़ास तौर हम सब के मोस्ट फेवरेट फल आम, आड़ू और ये वाले सारे फल जो हैं वो अब ये समर्स में जो है वो मोस्टली होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हम जो एक मिस्टेक करते हैं ना, जो मेक श्योर हमने करनी है
कि डोंट गो फॉर वन फ्रूट, ठीक। अब जैसे मोस्टली मैंगो आया, जिन लोगों को मैंगो पसंद है, दिन रात मैंगो ही चल रहा है। रात मैंगो खाते हैं हम, ओवर कंजम्पशन करते हैं, उसकी वजह से हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। तो एवरी फ्रूट हमने इनटेक करना है। हमारे देखिए सर के बाल से लेके पाँव तक हमारी बॉडी के ऑर्गन, स्किन, सेल्स, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स बनाए गए हैं और इसीलिए मल्टीपल फ्रूट्स हैं। तो हम लोग हर फल का इस्तेमाल करें, हर मौसमी फल, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि सीजनल फ्रूट जो है दिन में 2 से 3 सीजनल फलों का इस्तेमाल करें, और फल को हमने विद पील खाना है, छिलके के साथ खाना है फल को, और कोई फल नहीं छोड़ना, आपने सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वरदा, बहुत शुक्रिया आप आई, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर वरदा ने आपको बता दिया कि गर्मियों में आपने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश रहें और गर्मी से आवाज़ार ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको वैसे तो हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जिस पे हम सोचते हैं बार बार कि क्या वाकई हम लोग इंसान हैं या हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वाक़या देखा कि लाहौर में जो एक किराना स्टोर था, उसके मालिक ने एक 9 साल के बच्चे को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसका मुँह काला कर दिया, और उसके बाद जो भी तशद्दुद किया, वाक़यात हुए। बहुत सारे सवालात आते हैं जब आप इस तरह के वाक़यात को देखते हैं, क्या वाकई हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, या वाकई हम लोग नफ्सियाती बीमार हो चुके हैं आजकल के दौर में। फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला है तो एक बच्चे के ऊपर इस तरह के जो कह ले उसके साथ सलूक करना, उस पर तशद्दुद करना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बहुत अजीबो गरीब चीज़ है। और ये सिर्फ एक वाक़या है जो आ गया है। मैं बार बार कहती हूँ कि सोशल मीडिया ने ज़िंदगी जहाँ मुश्किल की है वहाँ आसान भी की है कि एटलीस्ट ये चीज़ें रिपोर्ट तो हो रही हैं, पता भी हैं, और ये चंद केसेस हैं जो शायद आ जाते हैं मंजर आम के ऊपर। उसके अलावा शायद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आते भी नहीं होंगे। आज हम इन्हीं माशरती रवैयों के हवाले से बात करेंगे। फ़ातिमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ातिमा, ये एक वो केस है जो शायद आ गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस, और आप चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ काम भी करी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को भी देख रही हैं, थोड़ा सा बताएं कि एज ए नेशन या एज अ माशरा हमारा रवैया क्यों इतना एक्सट्रीम पे चला गया है कि हम सोचते ही नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ बची ही नहीं है। सबसे पहले तो अर्मिला, अफसोस की बात हम सब के लिए ये है कि हम इस चीज़ के बारे में सिर्फ तब बात करते हैं जब ये हादसा होता है। जब ये हादसा रिपोर्ट नहीं होता, पता नहीं कहाँ कहाँ पर बच्चों के साथ कैसा कैसा सलूक हो रहा होता है, और हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, हम उसको देखते ही नहीं है। शायद हमारे वहमो गुमान में दूर दूर तक भी नहीं होता कि शायद कोई बच्चा इस टाइम आपको मदद के लिए पुकार रहा है। तो सबसे पहले तो हम हादसात और उसको रिपोर्ट होने से ज़्यादा ये सोचें और इस बारे में सोचें कि क्या कोई बच्चा इस टाइम आपको बुला तो नहीं रहा, क्या इस टाइम किसी बच्चे को आपकी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अभी जब रिपोर्ट हुआ है तो इस टाइम सारी हम एज अ होल नेशन इकट्ठे हो जाएंगे और हम कहेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे को प्यार करें, बच्चे को कंसोल करें। शायद उसको कभी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलने के लिए आ रही है, शायद कभी साइकोलॉजिस्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो एक बच्चा तो नहीं है। सो हमें इस एक केस से, हाँ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रिपोर्ट होने की वजह से, जैसे आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से रिपोर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर हम सब चौकन्ना हो जाते हैं और लोगों की आंखें खुलती हैं, एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आई है पहले की निस्बत। लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ा अफसोसनाक अमल है ये वाला, करने वाले के लिए भी और जिसके ऊपर हो रहा होता है उसके लिए भी, क्योंकि जो कर रहा है वो इट्सेल्फ खुद भी एक अजियत से गुजर रहा है। वो चाहे, मैं अक्सर एक बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि आप बॉस का गुस्सा जो है वो आप घर आके बीवी पे उतारे होते हैं, बीवी गुस्सा बच्चे पे उतारी होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो घर पे औरतें बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, दुकानों पे बच्चे जो बच्चे रखे होते हैं उन्होंने काम पे उनको निशाना बना रहे होते हैं तशद्दुद का, वो बेसिक किसी और चीज़ का, शायद बिजली के बिल का गुस्सा है, शायद वो घर की किसी लड़ाई का मसला है, शायद वो अपने कोई मसाइल चल रहे हैं जिसका गुस्सा निकाल रहे हैं। और वो क्योंकि उस टाइम उनको लगता है कि हमें जवाब नहीं दे
सकता। बच्चे को काम पे रखना और उसके ऊपर तशद्दुद करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो हमें जवाब नहीं दे सकता, वो हमें पूछ नहीं सकता, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। सो दोनों तरफ से मसाइल चल रहे हैं। जो कर रहा है वो भी एक्चुअली मसले का ही शिकार है, और जिस पर हो रहा है उसके लिए तो वैसे ही अफसोसनाक है। अच्छा फातिमा, आपने खुद भी कहा कि हम एटलीस्ट वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं और समझते हैं खुद को कि हम तशद्दुद करें, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट इन फैक्ट वी आर आंसरेबल टू समवन। और इसके लिए हम लॉज एंड रेगुलेशंस की अब बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हर बार की तरह यही मसला है। क्या आपको, क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ काम भी कर रही हैं, मुझे बताएं क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसी सज़ाएं हैं जो अगर जिन पे इम्प्लीमेंट किया जाए या एक केस को इस तरह से एग्जांपल सेट की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो और लोगों को डर हो? अच्छा अर्मिला, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं सर्च फॉर जस्टिस के साथ काम करती हूँ, जो बेसिकली हम चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के साथ काम कर रहे होते हैं। और हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं कि अगर यहाँ पर आपके एक्ट मौजूद है, अगर लॉज मौजूद हैं, उनके रूल्स भी बने हुए हैं, तो फिर उनके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा। देखिए, एक आप बहुत मिनिमम सज़ा भी देखें, मैक्सिमम सज़ा देखें तो 50,000 रुपये जुर्माना और 6 माह तक कैद है। तो क्या जो बंदा किसी बच्चे को अपने पास काम पे रख रहा है उसके लिए 50,000 रुपये निकालना कोई आज के दौर में बड़ी बात हो सकती है? तो पहली बात तो हमने जो सज़ा का तयन किया है वो ही बहुत थोड़ा है, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। आप कोई भी केस उठा के देख लें, आपको कोई ऐसा रिपोर्टेड केस, इवन रिपोर्टेड केसेस, मैं अनरिपोर्टेड केसेस की तो बात ही नहीं कर रही, जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें भी आपके पास सज़ा बिल्कुल भी नहीं है किसी ना किसी तरीके से। इवन सबसे बड़ा मसला मिला, जब मैं पर्सनली खुद, आप यकीन करें कि बच्चा पूरा जला हुआ है और बच्ची कहती है कि मुझे मौत आ जाए, ये कंडीशन है कि आपसे देखा नहीं जा रहा है, और बच्चे के पेरेंट्स बाहर अपना सेटलमेंट कर लेते हैं रखने वालों के साथ। तो आप जैसे ही, शायद हम जैसे लोग, हम जब कोशिश कर रहे होते हैं कि अब इनको सज़ा दिलाई जाए, उनके माँ बाप देखें आपने किनको बयान के लिए लेके जाना है, जब वही उधर उनके साथ मिल जाते हैं तो उस बच्चे को तो सबसे पहले तो रखने वाले माँ बाप गलत है और उसके बाद बचाने वाले भी माँ बाप। इसमें एक फैक्टर ये भी तो है ना कि अब एक गरीब बंदा है जिसने अपना बच्चा रखवाया हुआ है किसी के पास, उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी है, 4 पैसे वो बच्चा कमाता था, उसका सिस्टम चलता था, दो कि किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन स्टिल वो प्रेशर कहीं ना कहीं उस बंदे या उस तबके पर तो है कि उसको पता है कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो उसको भुगतने हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली मैंने पर्सनली, चूँकि मैं तो सेशंस कर रही होती हूँ, मैंने ये नोट किया है कि लालच का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है उन पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, वो जब आपको पता है कि एक पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके साथ खड़ी हुई है और वो आपसे कह रही है हम आपके साथ हैं, हम सारा खर्चा उठाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, आपने सिर्फ आके बयान देना, तो उस टाइम पे तो आपको अथॉरिटी का डर नहीं होना चाहिए ना। तो एक्चुअली उस टाइम पे लालच आ जाता है कि यार बच्चा तो मर रहा है, या बच्चे को तो ये हो गया, चलो ये 4 पैसे हमारे हाथ आ जाएंगे उसके बदले में। सो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा फातिमा, आप इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या कवरिंग की आपने बात की कि पहले तो सज़ाएं बड़ी कम हैं, अगर हैं भी तो होती नहीं है, लेकिन अब करना कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को रिपोर्ट करके कंट्रोल करने की कोशिश तो करनी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होंगी तो ये आज एक वाकया है, कल इस तरह के 10 होंगे और शायद हो भी रहे हों, हमें और आपको पता भी ना हो। बिल्कुल। तो क्या किया जा सकता है और अपने रवैयों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो रिपोर्ट आपने कैसे करना है, 1121 की हेल्पलाइन है, 1121 की चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, जिस पे अगर आप कहीं पर भी जुल्म होता हुआ, तशद्दुद होता हुआ देखें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उस बच्चे के ऊपर जुल्म या तशद्दुद हो रहा हो, उससे पहले का रिपोर्टिंग क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब उसके बाद जुल्म हो गया है तो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का एक प्रॉपर एक सिस्टम है जहाँ पर वो बच्चे को रखते हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनकी अपनी कोर्ट है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, सो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन रवैयों में तब्दीली, देखिए जब तक आप दिल में हमदर्दी का एलिमेंट नहीं पैदा करेंगे ना, आप देखिए, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आपने जिस बच्चे को रखा है अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के लिए, वो जब उनके स्कूल का बैग बंद कर रही है, उसके लंच बॉक्स पैक कर रही है, उसका यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं, उसके शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, तो उसके दिल में कितने अरमान जागते होंगे कि मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी ये काम करूं, मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि ये तो बेसिक राइट है बच्चे का कि वो पढ़े, खेले कूदे, अपने वालदैन के साथ रहे। तो वो सब तो उससे छिन गया। बिल्कुल इसी तरह से आप जब देखें दुकानों पर बच्चे काम कर रहे होते हैं,
उसी टाइम पे उसी दुकान के पास से बच्चे गुजर रहे हैं यूनिफॉर्म में, या बच्चे खेल रहे हैं, तो वो ज़हनी तशद्दुद तो 24 घंटे उसके ऊपर चल रहा है। बिल्कुल। तो उस आप जिस्मानी तशद्दुद की बात तो कर लेते हैं चूँकि वो नज़र आ रहा है, लेकिन ज़हनी तशद्दुद से बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म के जो ज़ख़म हैं उनको आप भर सकते हैं, लेकिन जो ज़हनी तशद्दुद है वो तो ताउम्र आपके साथ रहता है, ट्रॉमा आपके साथ रहता है, बिल्कुल रहता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर हमदर्दी का एलिमेंट पैदा करें। आप जिस नज़र से अपनी औलाद को देख रहे होते हैं, या अपनी औलाद को भी नहीं, जिस नज़र से आप अपने आप को ट्रीट होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उस नज़र से उस बच्चे की तरफ देखें, ताकि आपके अंदर वो एक चीज़ आए कि मैंने उसके ऊपर वो जुल्म नहीं करना। वैसे चूँकि फ़ातिमा, मेरा एक बड़ा एतराज़ रहता है, दो के फैमिलीज़ रखते हैं लोग घरों के अंदर, उनकी एक प्रॉपर सिस्टम होता है डोमेस्टिक हेल्प का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे आपने 3 रखे हुए हैं या बच्चियाँ रखे, आपने उनसे काम भी कराना है। आप उनको रखें, आप उनकी वालदा है या कोई उस एज की बच्ची है जो अंडर एज नहीं है, वो काम कर ले, इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है घरों के अंदर, और ये तो दुकान की बात हमने की ना, घरों के अंदर जो डोमेस्टिक हेल्प के साथ सलूक होता है, मैंने अपनी आंखों से विटनेस भी किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिस तरह से उनको पुकारा जाता है, इवन बुलाया जाता है, मारने की बात नहीं मैं करी, ये बड़ा एक जो कह लें रीज़नेबल तरीका है ही नहीं कहीं ना कहीं। कील ठोके जाएं जिस दिमाग के अंदर, आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या कैफियत होगी कि बच्ची को आपने अपने पास खड़ा किया है और लाइटर चला दिया और उसकी रेशमी शलवार ने पूरी की पूरी आग पकड़ ली है, तो वो थप्पड़ मारना, खाना ना देना, ये तो कुछ भी नहीं है। जो लोग बच्चों के साथ रवैया सिक लोग हैं जो ये करते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि उस बच्चे से पहले वो मेंटली सिक है जो ये सब कुछ कर रहा है। उसका अपना कोई बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं। अब ऐसे केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रही हैं, जी मैं दूसरी बीवी और मियाँ मेरे पास नहीं आता और मुझे उस चीज़ का गुस्सा है, वो पहली बीवी और बच्चों के पास है, तो मैं गुस्सा किसके ऊपर निकालूं? मैं और मेरी कामवाली घर के अंदर होते हैं, तो मैं उसको मारना शुरू कर देती हूँ। आप देखिए कि उसके पीछे उसका अपना कितना, आप साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप अपना इलाज कराएं, ना कि आप उस फ्रस्ट्रेशन को जो है वो डिस्प्लेस करें उस बच्चे के ऊपर, जो शायद आपको अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल को आपको बिल्कुल और अज़ाब का शिकार आप डर भी सकता सकते हैं उस वक्त से कि जब वो बच्चा आपके सामने कहीं आपको रिस्पॉन्ड कर दे इस एज पे, तो कितनी बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत अच्छे तरीके से फातिमा ने आपको बताया कि जिस तरह आप अपने घर में अपने आप को चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ सलूक हो, अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है या आप कहीं भी किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ह्यूमैनिटी का फैक्टर उसमें ज़रूर लेकर आए। इंसानियत नाम की चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट होता नज़र आता तो 1121 हेल्पलाइन है, आप उस पर राबता करें, और ताकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, और वो आकर रिपोर्ट करके वो सारे सिस्टम के थ्रू इसको बेहतर परसू कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है इसमें म्यूज़िक की बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं बहुत छोटे से हैं, लेकिन इनकी आवाज़ ऐसी है कि ऐसे लगता है कि बड़ी ट्रेंड किस्म की आवाज़ है, सुरीले भी बहुत हैं। आज हमारे साथ शेर अब्बास मौजूद हैं जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर अब्बास, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी छोटी सी एज है आपकी, कब से गा रहे हैं आप? मैं 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ। 4 साल की उम्र से गा रहे हैं, तो अभी आप सीख भी रहे हैं किसी से? जी, बाबा से। बाबा से सीख रहे हैं। किस तरह का म्यूज़िक आप कर रहे हैं, कैसे गाने गाते हैं? सारे गा लेता हूँ। सारे, हर तरह का गाना गा लेते हैं। तो ये शौक कैसे हुआ? फैमिली में कोई और भी, अब्बा के अलावा कोई और भी गाता है? नहीं, अब्बा के अलावा। अब्बा के अलावा कोई नहीं गाता, तो आपको वैसे ही शौक हुआ। जी। तो पसंदीदा गुलकार कौन है? राहत फ़तेह अली। राहत फ़तेह अली खान साहब। चलें, अब आपका तारुफ तो मैंने करा दिया, अब आप अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं और पता लगे लोगों को कि शेर अब्बास कितना अच्छा गाता है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही
मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। हम्म 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 हम्म। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। हाँ देरे रे नो देरे नो देरे रे, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। बात है, ज़बरदस्त शेरबाज। इतनी ऊंची आवाज़ कैसे निकालते हो, इतने छोटे से हो? प्रैक्टिस करते हो? जी। कितनी प्रैक्टिस करते हो ये बताओ? दिन में कितना? सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा? 1 घंटा। अरे वाह। तो फिर पढ़ाई तो नहीं छोड़ते कि गाना गाना है तो पढ़ना नहीं है? नहीं। अच्छा तो मुझे बताओ, डांट पड़ी है कभी जब शुरू में कहा मैंने गाना गाना है तो अब्बा ने कहा नहीं गाना नहीं गाना? नहीं। ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि गा लो? हाँ जी। अरे वाह ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आगे क्या सोचा है? पढ़ के क्या बनना है या सिर्फ म्यूज़िक को ही लेके चलना है? पढ़ के पायलट बनना है। पढ़ के, अच्छा पढ़ के पायलट बनना है, ठीक है। और साथ में सिंगिंग। साथ में सिंगिंग भी करनी है। तो कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ गाना गाने का शौक हो? राहत फ़तेह अली। राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ के गाना गाना है। उसके अलावा कोई और सिंगर? सजाद अली। सजाद अली साहब। तो आपको सजाद अली साहब का कोई गाना आता है? जी। सुनाओगे? चलो ठीक है, हम सजाद अली का कोई गाना सुनते हैं शेराबाद से। जेथों कदी रावी नंग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जेथों कदी रावी नंग जावे हो। एक ऐसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, के वेले दे नाज वग के ये जिंद कदों पूरी हो गई, बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लां, जेथों कदी रावी नंग जावे हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा शेरबाज मुझे ये बताओ, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट बनाया हुआ है जिस पे गाने लगाते हो? या जी यूट्यूब पे बनाया हुआ है? तो उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है? लोग कहते हैं कि अच्छा गाते हो और गाओ? हैं ज़बरदस्त। अच्छा ये तो भी आपने लाइव तो आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं ज़रूर चाहूँगी म्यूज़िक के साथ अपना ट्रैक भी कोई सुनाओ आप, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वालों से इजाज़त लूँगी और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन पढ़ना ज़रूर है, पढ़ाई साथ साथ करनी है और म्यूज़िक को परस्यू करना है। आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ दें। थैंक यू वेरी मच आप आए, और मैं आपसे देखने वालों से इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते शेर आवाज़ हमें कुछ सुनाएंगे।
शाम करे। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे। कहो तो क्यों ना भी से कुछ एहतमाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। अब इतनी बात पे क्या जिंदगी हराम करें। कहो तो क्यों ना भी से कुछ एहतमाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे। खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको। खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको, तो पहले फर्श नशीं नौ का इंतजाम करे। कहो तो क्यों ना भी से कुछ एहतमाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे। कहो